ये कहानी शुरू होती है नॉर्वे से और वक्त होता है सन 1940। ये वो वक्त था जब दुनिया में वर्ल्ड वार 2 का कहर था। हिटलर लगातार एक के बाद एक कंट्री पर कब्जा करता जा रहा था और अब उसका अगला टारगेट था नॉर्वे। वो नॉर्वे तक पहुंच चुका है, इसलिए वहां से उसे हटाने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया जाता है। इस मिशन में 12 सोल्जर्स नॉर्वे के जर्मन एयरबेस पर जाकर उनके ट्रूप्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले जर्मन उन्हें देख लेते हैं और उनके एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी सोल्जर्स पकड़े जाते हैं। ये सभी सोल्जर्स पानी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जर्मन्स उन्हें एक एक करके पकड़ लेते हैं। अब इन्हीं में से एक सोल्जर जिसका नाम जेन है, वो उनकी नजर से बचकर पीछे की तरफ भाग जाता है, लेकिन जर्मन्स उसे भी देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। जेन लगातार भागता रहता है और बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसे बर्फ में चलते चलते रात हो जाती है। अब जर्मन्स भी हार मानने लगते हैं क्योंकि उनके सामने एक नदी होती है। दरअसल ये नदी बहुत ज्यादा ठंडी है और अगर कोई इसके अंदर गया तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं जो कि नदी की दूसरी तरफ है। वो पानी में तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है। उसकी पूरी बॉडी जम चुकी है। ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है क्योंकि उसे पता है कि अगर जर्मन्स ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे मार देंगे। इसीलिए जेन किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहता है। अब थोड़ा आगे चलने के बाद उसे वहाँ के 2 लोकल्स मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। वो उसे गर्म कपड़े और खाना भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जर्मन आर्मी के सुपीरियर कर्टिस टैग को देखते हैं जो इन 12 कैदियों के पास आता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ 11 लोग ही दिखते हैं। वो अपने आदमियों से पूछता है कि 12वां आदमी कहाँ है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि वो भाग गया और अभी तक शायद वो मर चुका होगा क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में जिंदा रह पाना नामुमकिन है। लेकिन कर्ट को जैन की लाश चाहिए, तभी वो यकीन करेगा कि जैन मर चुका है। इसलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जैन को ढूंढकर यहाँ मेरे पास लाओ। अगले दिन हम देखते हैं कि उन 11 सोल्जर्स में से कई सोल्जर्स को मार दिया जाता है और जो अभी जिंदा बचे होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है ताकि वो जैन का मिशन बता सकें। दूसरी तरफ जैन एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। वो औरत उसकी पट्टी करती है। इसके बाद वो उसे एक आदमी का पता देती है। जैन अपने बचे हुए साथियों की जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो उस आदमी से मिलने जा रहा है। उसके जाने के बाद कुछ जर्मन्स उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई अनजान आदमी आया था? वो बूढ़ी औरत उन्हें साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कर्टिस को अब बस 12वां आदमी चाहिए, इसीलिए वो उसके साथियों को बेरहमी से पीटता है और उनसे जैन के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो सोल्जर्स उसे कुछ नहीं बताते। इस बात से कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस शहर के घर घर को छान मारो, वो आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। दरअसल कर्ट बस ये जानना चाहता है कि वो 12वां आदमी जिंदा है कि नहीं। इसके बाद वो एक कैदी को पानी में उतरने के लिए कहता है। दरअसल वो ये चेक करना चाहता है कि क्या कोई इतनी ठंड में जिंदा रह सकता है, लेकिन वो कैदी जिंदा रहता है। जिसके बाद कर्ट खुद पानी में उतरता है और वो भी इस ठंडे पानी में जिंदा रहता है, जिससे वो समझ जाता है कि जैन अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जैन उस आदमी के घर पहुंच जाता है जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने कहा था, लेकिन वो आदमी उस पर गन तान देता है। जैन उस आदमी को बताता है कि उस बूढ़ी औरत ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे अपने घर के अंदर आने देता है। अंदर उस आदमी की वाइफ और बेटी होती है। ये लोग जैन का बहुत ख्याल रखते हैं, साथ ही उसे गर्म कपड़े भी देते हैं। अब रात में उस आदमी की वाइफ जैन को बताती है कि वो एक नर्स है और उसकी बहुत सारी दोस्त जर्मन हॉस्पिटल में काम करती हैं जहाँ पर तुम्हारे साथियों को रखा गया है। यहाँ पर जैन को ये भी पता चलता है कि उसके साथियों को जर्मन में कैदी बनाकर रखा गया है और उनमें से कईयों को मार दिया गया है। ये सुनकर जैन को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी है। वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है। तभी उस आदमी की बेटी उसके पास आती है और उसे एक मैप देती है। जैन उस नक्शे में स्वीडन को ढूंढता है और वो बच्ची उसे बताती है कि स्वीडन उस तरफ है। अब जैन का प्लान है कि वो यहाँ से स्वीडन चला जाए, लेकिन उसके लिए उसे जर्मन बॉर्डर को पार करना होगा जहाँ 24 घंटे जर्मन सोल्जर्स तैनात रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक नॉर्वे के सोल्जर के पास एक नर्स आती है जो असल में उस आदमी की वाइफ की दोस्त है और वो सोल्जर को बताती है कि उसका 12वां साथी जिंदा है, लेकिन उस सोल्जर को इतना टॉर्चर किया गया होता है कि ये बात सुनते ही वो वहीं पर ही दम तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन कैंप में बचे हुए सभी लोगों को एक एक करके गोली मारी जा रही है। जिसके बाद कर्ट कहता है कि मुझे उस 12वें आदमी की लाश चाहिए,
लेकिन उसके आदमी कहते हैं कि जैन शायद पहले ही मर चुका होगा, लेकिन कर्ट ये मानने को तैयार नहीं है। उसे किसी भी हालत में हिटलर को जैन की लाश देनी है। अगले सीन जैन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसका पता उसे पहले वाले आदमी ने दिया था। इस आदमी के पास एक शिप है जो जैन को स्वीडन तक ले जाने में उसकी मदद कर सकता है। रास्ते में वो जैन को एक अखबार दिखाता है जिसके हेडलाइन में जैन का नाम है। वो जैन को बताता है कि कर्ट के लिए ये मामला पर्सनल हो चुका है, क्योंकि कर्ट का एक रिकॉर्ड है कि वो किसी को भी अपने चंगुल से जाने नहीं देता। इसीलिए कर्ट को हिटलर से कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। दरअसल अगर जैन स्वीडन पहुंच जाता है तो ये कर्ट के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी और यहाँ तक कि वो मारा भी जा सकता है। इसीलिए कर्ट बर्लिन भेजे जाने वाले रिकॉर्ड में लिखवाता है कि उसने 12 लोगों को मार डाला है। दरअसल कर्ट ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी बदनामी ना हो, क्योंकि इतनी तलाश के बाद भी उसे जैन नहीं मिला होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगले सीन वो आदमी जैन को किनारे पर लाकर छोड़ देता है और अब आगे का सफर जैन को अकेले ही तय करना होगा। इसके बाद जैन स्केटिंग करते हुए उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स तैनात होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो उनके बीच से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्ट भी वहाँ मौजूद है, पर कर्ट उसे पहचान नहीं पाता और उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ का कोई लोकल आदमी है। अब जैन जब वहाँ से निकल जाता है और काफी आगे चला जाता है, तभी कर्ट को याद आता है कि ये तो वही आदमी था जिसे वो उतने दिनों से ढूंढ रहा है। जिसके बाद कर्ट एक प्लेन से जैन का पीछा करने लगता है। जैन पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ठंड की वजह से उसके हाथ पैर जम चुके होते हैं। लेकिन तभी उसे कर्ट का प्लेन दिखाई देता है जो उस पर गोलियां बरसाने लगता है। जैन और भी ज्यादा तेजी से भागता है, लेकिन तभी पीछे से एवलांच आता है जिस वजह से जैन उसमें दब जाता है, जिस वजह से कर्ट का प्लेन जैन को ढूंढ नहीं पाता और वहां से वो निकल जाता है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी जान नहीं बची कि वो यहाँ से निकल सके। उसे बहुत चोट लगी होती है, उसकी दोनों आंखों में बर्फ घुस चुकी होती है। जैन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होती है, उसकी आंखें भी ठीक से खुल नहीं पाती, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। मगर कर्ट के आदमी जैन को ढूंढने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एवलांच आया था। वहां पर उन्हें उसका सामान तो मिलता है, लेकिन जैन कहीं नहीं मिलता। जैन के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। उसकी पूरी बॉडी बर्फ से ढक चुकी है। अगले सीन में मेरियस और गेटरन नाम के भाई बहन दिखाए जाते हैं जिनके पास जर्मन सोल्जर्स आते हैं। वो उन्हें जैन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, पर मेरियस और गेटरन जर्मन्स को कुछ नहीं बताते। तभी उन्हें पीछे से जैन आता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से जैन को अपने घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन वो लेडी जिसका ये घर है वो बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि पूरे शहर में जैन के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी जैन की मदद करता है तो उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। इसके बाद मेरियस और गेटरन जैन का इलाज करते हैं और उसे खाना देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्ट के पास एक सोल्जर जैन का सामान लेकर आता है और उस सामान में कर्ट को वो नक्शा भी मिलता है जो जैन के पास था, जिससे कर्ट समझ जाता है कि जैन स्वीडन जा रहा है क्योंकि वहाँ हिटलर की हुकूमत नहीं है। दूसरी तरफ गेटरन ने जैन की बहुत अच्छी देखभाल की होती है, जिसके 12 दिन बाद जैन को होश आता है, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहता है। तब गेटरन कहती है कि तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। इसी बीच कर्ट फिर से वहाँ पर आता है, क्योंकि कर्ट को ये पता चल चुका है कि जैन को यहीं कहीं आसपास में देखा गया है, इसीलिए वो खुद उन घरों की तलाशी लेने के लिए जाता है। इसके बाद कर्ट जैन तक पहुंचने वाला होता है कि तभी कर्ट का वो मेडल जो उसे हिटलर ने दिया था वो उसकी जैकेट से नीचे गिर जाता है, जिसे ढूंढने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस तरह से जैन की जान पाल पाल बचती है। अब मेरियस और गेटरन डिसाइड करते हैं कि वो जैन को कहीं दूर ले जाएंगे ताकि कोई जर्मन उसे ढूंढ ना पाए, इसलिए वो उसे एक झोपड़ी में छुपा देते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। लेकिन जैन यहाँ पर अकेला ठीक महसूस नहीं कर रहा होता, उसे हर दिन बुरे सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जर्मन आर्मी ने उसे पकड़ लिया है और उसे पीटा जा रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके पैर की 2 उंगलियां सड़ चुकी हैं और वो उन्हें काटने का फैसला करता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका पूरा पैर सड़ जाएगा। अब 12 दिन के बाद मेरियस और गेटरन वहाँ पर आते हैं और जैन को बताते हैं कि उन्हें जैन को स्वीडन भेजने का तरीका मिल चुका है।
है। ये सुनकर जैन बहुत खुश होता है। इसके बाद वो उसे एक स्ट्रेचर पर रखकर गुफा तक ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि कुछ लड़के तुम्हें यहाँ से स्वीडन ले जाएंगे। दरअसल मेरियस और गेटरन ने बहुत सारे लोगों की मदद की होती है। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला इंसान जर्मन है या रशियन, वो बस इंसान होने के नाते हर किसी की मदद करते हैं। दूसरी तरफ कर्ट बहुत परेशान है कि कहीं उसका रिकॉर्ड खराब ना हो जाए। दरअसल 26 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उसे जैन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वहीं गुफा में जैन की हालत बेहद खराब हो रही होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता जा रहा है और जैन धीरे धीरे जमता जा रहा है। जैन बस इसी उम्मीद में है कि कोई उसे यहाँ से बचा ले जाए। अब 4 दिन बाद मेरियस को ऐसा लगता है कि जैन स्वीडन पहुंच गया होगा, लेकिन तभी वो लड़का आता है जो जैन को स्वीडन ले जाने वाला था। वो बताता है कि उन्हें जैन मिला ही नहीं। तब उसे पता चलता है कि उन्होंने जैन को गलत गुफा में छोड़ दिया था। तब मेरियस और उसके साथी जल्दी गुफा में जाते हैं और देखते हैं कि जैन पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका है। और वो जब उसकी सांस चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो जैन को बाहर निकालते हैं और उसे गर्म सूप पिलाते हैं। वही मेरियस घर आकर गेटन को ये खबर देता है कि जैन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर गेटन बहुत ही खुश होती है और गॉड का शुक्रिया अदा करती है। उसी रात वो लड़के दोबारा आते हैं और जैन को स्ट्रेचर पर रखकर स्वीडन ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ मुश्किलातें आती हैं, जिस वजह से वो जैन को एक दूसरी गुफा में छोड़ देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से गुफा में ही होता है और उसके सामने वही लड़के होते हैं। जैन उन पर काफी चिल्लाता है। वो लड़के कहते हैं कि अभी आपको कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बाहर छानबीन ज्यादा हो रही है जिसमें हमारी जान को खतरा है। तब जैन को एहसास होता है कि उसे अभी कुछ दिन और जर्मन्स के बीच रहना होगा। अब एक दिन जब जैन सो रहा होता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे ये याद आता है कि कैसे जर्मन्स ने उसके जहाज पर हमला कर दिया था और उसके सारे साथी मर गए थे। वो खुद को इसका जिम्मेदार मानता है कि वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि उसका इलाज कर रहा होता है। अब कुछ ही दिनों में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बात करते करते वो उसे अपने उन दिनों के बारे में बताने लगता है जब उसे कैद कर लिया गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन आज भी उसे इस बात का अफसोस है कि उसने अपने साथियों की जान नहीं बचाई बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उन सब की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। वो आदमी उसे समझाता है कि उसे खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। उसे अब जल्द से जल्द स्वीडन जाना चाहिए ताकि वो कर्ट को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ कर्ट उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें उसे 12 लोगों को पकड़ने के लिए इज्जत दी जा रही है, लेकिन वो जानता है कि सच्चाई क्या है। वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। वहीं हम जैन को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब उसकी मौत होने वाली है। यहाँ पर उसे वो बच्ची भी दिखाई देती है जिसने उसे नक्शा दिया था। वो कहती है कि क्या आपने वो मैप खो दिया? जैन सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने वो नक्शा खो दिया। वो जाते जाते कहती है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे क्योंकि बहादुर और बेगुनाह लोगों का रास्ता खुद ऊपर वाला लिखता है। अब पूरे 89 डेज के बाद जैन उस गुफा से बाहर निकलता है और आज उसे बॉर्डर पार करना है। उसे एक बंदूक दी जाती है और प्लान के मुताबिक उसे जानवर के झुंड के साथ स्वीडन भेज दिया जाएगा जिससे कि जर्मन उसे देख ना पाए। इसके बाद कैटरन मेरियस से कहती है कि तुमने उस जगह को अच्छे से साफ कर दिया था ना, क्योंकि मैंने जैन को खुद एक रुमाल दिया था जिसमें मेरे साइन थे, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं होता है। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही जर्मन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो मेरियस और कैटरन को पकड़ लेते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें अब इनके बारे में पता चल चुका है। अगले सीन हम जैन को देखते हैं जो जानवरों के झुंड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक हादसे में उसका स्ट्रेचर छूट जाता है जिस वजह से वो गिर जाता है और जर्मन उसे देख लेते हैं। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। जैन खुद को बचाने के लिए पहाड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और खुद को मारने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है जिसे देखकर जैन अपनी बंदूक चला देता है और वो जानवर वहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो जैन के स्ट्रेचर को भी अपने साथ खींचने लगता है। जर्मन्स ने उसे देख लिया है। वो जैन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी जैन बड़ी तेजी से उनके बीच में से होता हुआ नॉर्वे के बॉर्डर को पार करके स्वीडन पहुंच जाता है, जिसका मतलब यह है कि जर्मन सब उसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैन को यकीन नहीं होता कि उसकी जान बच चुकी है। गार्ड को जब ये पता चलता है कि जैन स्वीडन पहुंच चुका है तो वो पागलों की तरह हो जाता है। वो किसी भी हालत में जैन को पकड़ना चाहता था, लेकिन अब जैन उससे बहुत दूर निकल चुका है। इसके बाद स्वीडन में जैन एक आदमी से मिलता है। यहाँ हम उसके हाथों को देखते हैं जिनसे रस्सी चिपकी हुई होती है। उसने इतने जोर से उस रस्सी को पकड़ा होता है
कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा होता। यहाँ पर वो उस जानवर का भी शुक्रिया अदा करता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद हम 3 महीनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जैन अब काफी ठीक हो चुका है और अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर के हवाले करता है और उसे ब्रेव अवार्ड मिलता है। लेकिन जैन ये अवार्ड लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो बहादुर नहीं है बल्कि वो बूढ़ी औरत मेरियस गेटन और वो 4 लोग बहादुर हैं जिन्होंने उसे 150 दिन तक जिंदा रखा। अगर वो नहीं होते तो वो आज यहाँ पर खड़ा ना होता। इसके कुछ साल बाद जंग खत्म हो जाती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेरियस गेटन अभी भी जिंदा है और हिटलर के मर जाने के बाद कर्ट को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।